चलिए आज एक बड़ा ही दिलचस्प सफर करते हैं ब्रिटेन के इतिहास का। देखेंगे कि आखिर कैसे एक छोटा सा द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक छोटे से द्वीप के इतिहास ने हमारी आज की मॉडर्न दुनिया को इतना कैसे बदल दिया। ये कहानी वाकई में बहुत बड़ी और दिलचस्प है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है रोमन साम्राज्य से। यहाँ हम ये समझेंगे कि कैसे उनके आने और फिर उनके जाने के बाद जो हमलावरों की लहरें आईं, उन्होंने इस द्वीप की किस्मत ही पलट कर रख दी। जरा सोचिए, साल था 43 एडी जब रोमन सेना यहाँ पहुंची, और वो अपने साथ सिर्फ तलवारें लेकर नहीं आए थे, वो लाए थे एक पूरी की पूरी नई दुनिया। मतलब पक्की सड़कें, प्लानिंग से बसे शहर और करीब करीब 400 साल का एक मुनज़्ज़म शासन। सही मायनों में उन्होंने इस द्वीप का नक्शा ही बदल डाला। लेकिन असली कहानी तो शुरू होती है रोमन्स के जाने के बाद। 5वीं सदी में जब वो यहाँ से गए तो अपने पीछे एक बहुत बड़ा खालीपन छोड़ गए। और इस खालीपन को भरने कौन आया? पहले आए एंग्लो सैक्सन्स और उनके बाद खूंखार वाइकिंग्स। ये एक ऐसा उथल-पुथल वाला दौर था जिसमें ब्रिटेन की पहचान लगातार बन भी रही थी और बिगड़ भी रही थी। और ये महज एक लड़ाई नहीं थी, ये तो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का टकराव था। सोचिए, एक तरफ रोमन्स का वो मुनज़्ज़म शहरी समाज और दूसरी तरफ एंग्लो सैक्सन्स की वो लड़ाकू कबीलाई संस्कृति। ये वाकई एक युग का अंत था और एक नए, कहीं ज्यादा अशांत युग की शुरुआत। अब आते हैं इतिहास के उस एक दिन पर जिसने ब्रिटेन की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नॉर्मन विजय की। एक ऐसी जीत जिसने सचमुच युद्ध की आग में से एक नए राज्य को जन्म दिया। 1066 ये साल बहुत अहम है। यही वो साल था जब हेस्टिंग्स की मशहूर लड़ाई में विलियम द कॉन्करर ने जीत हासिल की, और बस उसी एक दिन ने इंग्लैंड की किस्मत का पन्ना हमेशा के लिए पलट दिया। नॉर्मन्स का असर तो जबरदस्त था और फौरन देखने को मिला। एक नया फ्रेंच बोलने वाला रूलिंग क्लास आ गया, एक नई तरह की सामंती व्यवस्था शुरू हो गई। और हाँ, टावर ऑफ लंदन जैसे बड़े बड़े किले बनाए गए जो आज भी उनकी ताकत की गवाही देते हैं। इतना ही नहीं, अंग्रेजी भाषा का रूप भी हमेशा के लिए बदल गया। तो नॉर्मन्स ने देश तो जीत लिया था, लेकिन सत्ता के लिए लड़ाई अभी खत्म कहाँ हुई थी, बल्कि अब ये लड़ाई एक नया मोड़ ले चुकी थी। अब ये लड़ाई थी राजा और उसकी अपनी प्रजा के बीच, एक ऐसा संघर्ष जो सदियों तक चलता रहा। और फिर साल आया 1215, एक ऐतिहासिक साल। हुआ ये कि कुछ ताकतवर और नाराज सामंतों ने मिलकर राजा जॉन को मैग्ना कार्टा नाम के एक दस्तावेज पर साइन करने के लिए मजबूर कर दिया। इसका सबसे बड़ा मतलब जानते हैं क्या था? ये कि अब से राजा भी कानून के दायरे में होगा, उससे ऊपर नहीं। ये लोगों के अधिकारों की लड़ाई में एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। लेकिन बात यही नहीं रुकी। धीरे धीरे देश एक गृह युद्ध की आग की तरफ बढ़ रहा था। इसकी शुरुआत हुई जब राजा हेनरी 8 ने रोम के चर्च से अपना नाता तोड़ लिया। इसके बाद तो जैसे देश धर्म के नाम पर ही बट गया। फिर शुरू हुई राजा और संसद के बीच सत्ता की असली लड़ाई, और नतीजा एक भयानक गृह युद्ध जिसने पूरे देश को तोड़ कर रख दिया। और इस युद्ध का जो अंजाम हुआ वैसा तो शायद ही किसी ने सोचा होगा। एक राजा को, चार्ल्स I को सबके सामने फांसी पर लटका दिया गया और कुछ वक्त के लिए इंग्लैंड एक गणतंत्र बन गया। ये एक ऐसा लम्हा था जिसने राजशाही की बुनियाद ही हिलाकर रख दी थी। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं 18वीं सदी में। ये वो दौर था जब एक नहीं बल्कि दो बड़ी क्रांतियां हुई। एक हुई विचारों में और दूसरी हुई कारखानों में। और इन दोनों क्रांतियों ने मिलकर न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि पूरी दुनिया का चेहरा ही बदल दिया। तो पहली क्रांति थी विचारों की, जिसे हम द एनलाइटनमेंट या प्रबोधन के नाम से जानते हैं। जॉन लॉक जैसे बड़े बड़े विचारकों ने यह कहना शुरू किया कि हर इंसान को तर्क से सोचने और आज़ादी से जीने का हक है। इन नए विचारों ने सदियों पुरानी परंपराओं को सीधी चुनौती दी, और इन्हीं विचारों ने आगे चलकर अमेरिकन क्रांति जैसी घटनाओं को भी हवा दी। और इसके साथ साथ चल रही थी दूसरी क्रांति, मशीनों की क्रांति, यानी औद्योगिक क्रांति।
भाप के इंजन जैसे आविष्कारों ने तो जैसे सब कुछ बदल कर रख दिया। अब चीजें हाथों से नहीं बल्कि बड़े बड़े कारखानों में मशीनों से बनने लगी। नतीजा ये हुआ कि उत्पादन भी आसमान छूने लगा और पैसा भी। लेकिन इस क्रांति ने समाज का चेहरा भी पूरी तरह बदल दिया। गांव के गांव खाली होने लगे और शहरों की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। लोग काम की तलाश में शहरों की तरफ तो भागे, लेकिन वहां उन्हें अक्सर मिलती थी बेतहाशा भीड़, गरीबी और शोषण। और यही जो औद्योगिक ताकत थी, इसी ने ब्रिटेन को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया। तो चलिए अब आते हम अपनी कहानी के आखिरी हिस्से पर, कि कैसे ब्रिटेन ने दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया और उसकी विरासत आज भी हम पर कैसे असर डालती है। तो सवाल ये है कि इतने बड़े साम्राज्य के पीछे की वजह क्या थी? देखिए, कारखानों को चलाने के लिए कच्चे माल की जरूरत थी और बने हुए सामान को बेचने के लिए नए बाजारों की, और अपनी जबरदस्त नेवी के दम पर ब्रिटेन ने दुनिया भर में अपना दबदबा कायम करना शुरू कर दिया। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य की जो विरासत है वो एक दोधारी तलवार की तरह है। इसमें कोई शक नहीं कि एक तरफ उन्होंने कई जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, विकास किया, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने उन्हीं देशों के संसाधनों का जमकर शोषण भी किया। ये एक बहुत ही पेचीदा कहानी है जिसके अच्छे और बुरे दोनों पहलू हैं और जिसका असर आज भी दुनिया महसूस करती है। तो रोमन्स के आने से लेकर एक ग्लोबल एम्पायर बनने तक ब्रिटेन की कहानी असल में लगातार बदलते रहने की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया को अच्छे और बुरे दोनों ही तरीकों से गहराई से प्रभावित किया है। और ये हमें आज एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि इस लंबी कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा।